प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे COP27 के इजलास के हवाले से। हाल ही में इस इजलास में मौसमियाती तब्दीली के मुज़ाकरातकारों ने यूरोपीय यूनियन की तजावीज़ से इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक की फाइनेंसिंग पर ताअत्तुल को हल करना और मिस्र में मुनक़्क़दा अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस को हतमी मुआहदे तक पहुँचाना शामिल है। शुरा ने यूरोपीय यूनियन की तजवीज़ पर सोच विचार के बाद ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक के नुकसानात को पूरा करने के लिए एक खुसूसी फ़ंड कायम करने पर भी इत्तेफाक किया है। ये फ़ंड्स ब्रॉड डोनर बेस पर फराहम किए जाएंगे। ज़्यादा कार्बन का अखराज करने वाले ममालिक जैसा कि चीन भी इसमें मुआवनत करेगा। फ़ंड्स में सिर्फ अमीर मुल्कों को हिस्सा नहीं डालना चाहिए जिनका ग्लोबल वार्मिंग में तारीखी तौर पर ज़्यादा हिस्सा रहा है, बल्कि उन ममालिक को भी हिस्सा डालना चाहिए जो इस तमाम तर सिचुएशन के ज़िम्मेदारान करार दिए जा रहे हैं। रवां बरस की अगर बात की जाए तो इस साल कॉन्फ्रेंस में नुकसान और तबाही का मसला ज़्यादा नुमाया रहा। 130 से ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक मुतालबा कर रहे हैं कि इजलास नए फ़ंड के क़याम के हवाले से मुआहदा करे ताकि सैलाब, खुश्क साली और दीगर मौसमियाती असरात के नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात से निमटने में मदद मिल सके। अमरीका की अगर बात करें तो अमरीका और यूरोपीय यूनियन इससे कबल इस तजवीज़ की मुखालफत करते रहे हैं। उन्हें खदशा है कि इस तरह तारीखी तौर पर जिन ममालिक का कार्बन के अखराज में ज़्यादा हिस्सा है उन पर वाजबात का बोझ बढ़ जाएगा। मालदीव को मौसमियाती तब्दीली की वजह से सतह समंदर में इजाफे की वजह से सैलाब का सामना है। 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन ग्रीन हाउसेज गैसेस के अखराज के अहदाफ पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखती हैं और चीन को भी ऐसा करने पर जोर देती हैं। अमरीका ने अब तक इन तमाम तर तजावीज़ पर अवामी सतह पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक तमाम ममालिक को फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला और दीगर ऐसे तमाम तर ज़राए जिनसे ईंधन तैयार किया जाता है, इसके इस्तेमाल और कोयले से रिवायती तौर पर बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स जल्द से जल्द मरहलावार तौर पर ख़त्म करने पर रजामंदी ज़ाहिर करनी चाहिए और ममालिक को पेशरफ्त रिपोर्ट्स पर भी जमा करवानी होंगी। छोटे जजीरे वाले ममालिक जिनमें तकरीबन 134 से ज़ायद तरक्की पजीर ममालिक के जजीरे शामिल हैं, इन्होंने नए फ़ंड की तश्कील पर ज़्यादा जोर दिया है और वो इसके रद्द-ए-अमल के लिए मुशावरत भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती मुज़ाकरात के मुआहदे को तमाम तकरीबन 200 ममालिक की हिमायत दरकार है। जो इसमें तजावीज़ पेश की गई हैं उसकी मंजूरी के लिए अगर 200 ममालिक इसको मंजूर कर लेंगे तो फिर इन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकेगा। यूरोपीय यूनियन की पेशकश तरक्की पजीर ममालिक और चीन की तजवीज़ से मुतसादिम है, जिसमें कहा गया था कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक को फ़ंड्स तक रसाई होनी चाहिए। पेशकश के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की तारीफ़ के मुताबिक चीन को भी फ़ंड्स हासिल करने की इजाज़त होगी। इसमें मुआवनत अगर वो नहीं करेगा तो अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने तबाही और नुकसान के हवाले से यूरोपीय यूनियन की तजवीज़ से कबल एक मुसव्वदा भी शाया किया था। इसमें नए मुआहदे हैं, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इस मुआहदे में जो मुसव्वदा सामने आया है, जिसकी पहली तजवीज़ ये बताई गई है कि मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा नुकसान वाले ममालिक के लिए नया फ़ंड कायम किया जाए। दूसरी तजवीज़ ये दी गई थी कि अगले बरस COP28 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद तक ये फैसला मौखर कर दिया जाए, जबकि तीसरी जो तजवीज़ थी वो ये कि नए फ़ंड का जिक्र किए बगैर COP28 में फ़ंड्स के इंतज़ाम के हवाले से फ़ैसला करने का मुतालबा सामने आया है। इन तमाम तजावीज़ पर किस हद तक अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सकेगा और क्या कोई फ़ंड कायम किया जा सकेगा या नहीं, और किस तरह से हम बगैर किसी फ़ंड के कायम किए भी उन ममालिक को क्या तजावीज़ दे सकते हैं कि वो अज़-खुद तौर पर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें, एहतियात कर सकें, कुछ ऐसे तरीक़ाकार अपना सकें कि जिससे मौसमी तग़य्युरात में कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े। इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमारे साथ पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सीनियर माहिर माहौलियात हैं, डॉक्टर आमिर आलमगीर। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे उनसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मौसमी तग़य्युरात, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये वो टर्म्स हैं जो बहुत रवानी से आजकल ज़ेर बहस किसी भी फोरम पर नज़र आती हैं और इसकी एक वाहिद वजह यह है कि जितनी ज़्यादा मौसमों में शिद्दत आ गई है पूरी दुनिया के तमाम तर ममालिक में, बिलखुसूस अगर जनूबी एशियाई रीजन की हम बात करें, इस ख़ित्ते की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक हैं क्योंकि ये इतने तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं हैं और तरक्की पजीर ममालिक में काउंट किए जाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर आमिर आलमगीर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, काफ़ी अरसे से डिस्कस किया जा रहा है, कभी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, कभी क्लाइमेटिक चेंजेस के नाम से, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के नाम से, मौसमी तग़य्युरात के नाम से बहुत अरसे से शोर मचाया जा रहा है कि तब्दीली जो जिस तेज़ी से आ रही है माहौल में, हमारे इर्द गिर्द के हालात में, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात करें, हम जिन चीज़ों को छोड़ चुके हैं उन पर वापस जाएँ और जो पुराने तरीक़ाकार हैं हमारे एनर्जी पैदा करने के, उनको हम रिवाइव करें।
लेकिन इस वक्त पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इन असरात की नज़र आ रहे हैं। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बाद आने वाली तब्दीलियाँ हैं मौसम की, उसके ये ज़ेर असर नज़र आ रहे हैं। हालिया सैलाब भी इसकी एक मिसाल हमें नज़र आती है। तो इतने शोर का क्या फ़ायदा हुआ जो इतने अरसे से डिस्कस किया जा रहा था? क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले सके ये ममालिक, या कुछ एहतियात करने के बावजूद भी जिस तेज़ी से तब्दीली आई है उसके आगे ये तमाम तरह एहतियातें ज़ाया हो गई? जी, देखिए आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है और इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है, मैं इस वक़्त नहीं कहूँगा बल्कि पिछले 15-20 सालों से जो ये हॉट टॉपिक है, ये सिर्फ़ हॉट टॉपिक की हद तक है। बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, पूरे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी कि क्लाइमेट चेंज के क्या असरात हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान पिछले 20 सालों से क्लाइमेट चेंज की ज़द में आया हुआ है और इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। क्यों इज़ाफ़ा हो रहा है, इसको अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इस वक़्त जो 2019 में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, 2019 में जो आया था, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर आ चुका है, जबकि 2015 में पाकिस्तान जो है वो 10वें नंबर पर था। तो अब आप देखिए कि ये किस तरीके से हमारे पास जो है क्लाइमेट चेंज के असरात जो हैं, वो बहुत तेज़ी से अब एक आम आदमी को भी परेशान कर रहे हैं। अगर हम गौर करें, तो क्लाइमेट चेंज का जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, उसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान के साथ-साथ इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, तो यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज की रैंकिंग जो है वो मज़ीद जो है वो खराब होती चली जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसानात हैं वो अपनी जगह हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक इश्यू है, लेकिन इस इश्यू को हमने खुद दावत दी है। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज हमें इसलिए भी फ़ील हो रहा है, इसके असरात इसलिए भी हमें फ़ील हो रहे हैं, इसके असरात एग्रीकल्चर पर हैं, लाइव स्टॉक पर हैं, सोशो इकोनॉमिक के ऊपर इसके असरात हैं, इवन वुमेन्स के ऊपर इसके असरात आ रहे हैं, आपकी वाटर के ऊपर इसके असरात आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज के इन असरात को मज़ीद बढ़ाने में हमारे जो इल मैनेज पॉलिसीज़ हैं, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, पाइपलाइन पर हैं, ना जाने वो कब इम्प्लीमेंट होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इन असरात को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। क्लाइमेट चेंज हम 1 साल में, 6 महीने में या 10 साल में ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक लॉन्ग फिनोमेना है जो स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा की बात करें, तो आप देखें पिछले 60 सालों का अगर आप क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा देखें, तो उसमें दर्जा हरारत में इज़ाफ़ा है, सी लेवल राइज़ है और एक नई चीज़ हमने जो है पिछले कुछ सालों से एक्सपीरियंस की हीट वेव्स की शक्ल में, जिसका पहले कोई तसव्वुर नहीं था। तो हमारी जो स्टडी है उसके मुताबिक हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो साउथर्न पार्ट है, जो कि हमारा सिंध का कोस्टल एरिया कहलाता है, ये ज़्यादा खतरे में है क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में। पिछले 15 सालों में यहाँ पर जितने नुकसानात हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो, चाहे वो क्रीक्स जो हमारी दरियाई सिंध की जो क्रीक्स हैं, जिसमें सी लेवल राइज़ होने की वजह से सी वाटर इंट्रूजन हो चुका है। हमारी फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड जो है, ठट्टा के एरिया में आप जाएँ, तो मोर देन 100 किलोमीटर का जो एरिया है, जो कि फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था, वो सी वाटर इंट्रूजन का शिकार है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरे हालात में है। अब अगर आप वहाँ के लाइवलीहुड ऑप्शंस पे देखें, तो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज़, ये वहाँ के 3 लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं। तो वहाँ के लोग बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं। फिशिंग में भी अब वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। उसके बाद आप देखें कि कभी सीवियर ड्राउट पीरियड हमें मिलता है, कभी हमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल मिलती है। और पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि पहले ये होता था कि बारिशें मानसून पर होती थी। अब बारिशों का पैटर्न भी डिस्टर्ब हो चुका है और बहुत सालों के बाद हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में हमें बहुत ज़्यादा बारिशें जो हैं वो देखने को नज़र आई। इसी तरह से 2010 का फ्लड हम सबको याद होगा, उससे बहुत ज़्यादा डैमेजेज़ हुए थे और अब 2022 का जो फ्लड आया है, इसने मज़ीद जो है नुकसानात बढ़ा दिए हैं क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की। प्रॉब्लम ये है कि अब इसके बाद इससे ज़्यादा बड़ा फ्लड आएगा, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं? आप देखें साइक्लोन्स, फ्लडिंग, ड्राउट पीरियड, रेनफॉल, इनके पैटर्न में अब जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत जल्दी-जल्दी ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए गवर्नमेंट का हमें साथ देना होगा। गवर्नमेंट अकेले इस मसले को हल नहीं कर सकती और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पर हमें अवेयरनेस देनी होगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप यकीन जानिए, रिसर्चेज़ ये बता रही हैं कि हम 25 साल पीछे चल रहे हैं। हमें ये इक़दामात 20 साल, 25 साल पहले स्टार्ट करने चाहिए थे और जब तक एक आम आदमी इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेगा, अब आम आदमी अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है? अपने लाइफ़स्टाइल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाकर।
अब देखिए ये क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट अब हमें फ़ील हो रहा है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को लर्न तो करते हैं, लेकिन फिर उसको अनलर्न कर देते हैं। हम चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे। इस वक़्त आप देख लें, एयर पॉल्यूशन का इश्यू है, वाटर पॉल्यूशन का इश्यू है, नॉइज़ पॉल्यूशन का इश्यू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। ये सारे इश्यूज़ जो हैं, ये एक आम आदमी जो है इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है। तो ये छोटे-छोटे से जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं और जब आप इसको इग्नोर कर देते हैं इंडिविजुअल लेवल्स पर भी, तो फिर होता ये है कि ये एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल डिज़ास्टर को दावत देते हैं, जिसका हम शिकार हो चुके हैं। अच्छा, हम बात करें कि जो जनूबी एशियाई ममालिक जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, 130 से ज़ायद रीजन कंट्रीज़ इस रीजन के जो बताए जाते हैं, तो वो तो इस पर अमल दरामद नहीं कर सके, जिसकी एक वजह हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद वो इतना ज़्यादा शऊर नहीं रखते, इतना फ़हम नहीं रखते और इतना कुछ बताने के बावजूद वो नहीं कर सके कोई एहतियात। लेकिन जो ममालिक इन तमाम तर चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, यानी कि हम यूरोपियन रीजन की बात कर रहे हैं, हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, हम US की बात कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का इस तमाम तर तगय्युरात में, जो वजह है, जो सबब है जिसकी वजह से ये आफतें, ये मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, क्या उन ममालिक को ये रियलाइज़ है, वो ओन करते हैं, अपनी गलती को तस्लीम करते हैं कि उनकी वजह से और उनके कवानीन को फॉलो ना करने की वजह से जो है इस वक्त तमाम तर इस रीजन के जो लोग हैं वो परेशानी का शिकार हैं? जी, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके ज़िम्मेदार हैं, किसी हद तक वो ज़िम्मेदार हैं और उनके पास एक्सेस है, बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज़ का जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज़। और अगर हम देखें तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, ये ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल टॉप ऑफ द लिस्ट है, एग्रीकल्चरल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी आप देखें, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, चाहे वो गैस की एग्ज़ाम्पल हो या इसके अलावा दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज़ की। लेकिन एक्सेस जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथ में मैक्सिमम एक्सेस होता है और वो यहाँ से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हैं। उसकी वजह से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज़ का इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, एक ये चीज़ भी है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स में इज़ाफ़ा हो रहा है। हमारे यहाँ जो अगर मैं वाटर की बात करूँ तो हमारे यहाँ आज भी वो पुराना सिस्टम नहरी पानी का जो सिस्टम है जिसके ज़रिए 40% वाटर जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लॉस हो रहा है। तो कहने का मकसद ये कि हम अपने फार्मर्स को एजुकेट नहीं कर पाते। इंडिया ने इस पे बहुत काम किया है, अपने फार्मर्स को काफ़ी एजुकेट किया है और वो वाटर कंज़र्वेशन की तरफ भी आ गए हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी अब वो यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कि जिससे वाटर भी कम इस्तेमाल हो रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो रही है और उनके फार्मर्स के पास एजुकेशन मौजूद है। क्योंकि हमें अब ये काम इसलिए भी करना होगा कि अगर हमने अपने फार्मर्स को और उन एरियाज़ के लोगों को एजुकेट नहीं किया जिसकी वजह से हम पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल की जो डिमांड्स हैं, हमारी जो वाटर की डिमांड्स हैं, हमारी बाकी जो लाइव स्टॉक और फिशरीज़ की जो डिमांड्स हैं, वो कहाँ से पूरी होंगी? तो मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा कॉप 27 में एक बात ये भी की जा रही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इस तरह की प्रैक्टिसेज़ पहले भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेज़ में हुई हैं। लेकिन बात ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकना पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे आमिर साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर आमिर आलमगीर पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और हम कुछ बात कर रहे हैं माहौलियात में तब्दीली के हवाले से। COP27 का इजलास भी इसी सिलसिले में मुनक़िद हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि एक फ़ंड कायम करने की बात की गई है, इस इजलास में तजवीज़ पेश की गई है कि जी एक फ़ंड कायम किया जाए उन ममालिक के लिए जो मुतासरीन में शुमार होते हैं या जहाँ पर ज़्यादा हालात ख़राब हैं मौसमी तग़य्युरात के सबब, जहाँ ज़्यादा मुसीबतें और आफ़तें नाजिल हो रही हैं। तो ये खुसूसी फ़ंड कायम करने की बात तो ज़रूर की गई है बड़ी मईशतों की जानिब से, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो रीज़न्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, जो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल रोनुमा हो रही है, क्या उसको ख़त्म करने के लिए कोई राज़ी हो सकेगा? कोई ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो अखराज है उसको कम करने के लिए राज़ी होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह अखराज है उसको कम करने के लिए कोई राज़ी होगा? फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए जो एनर्जी पैदा की जा रही है उसका कोई मुतबादिल तलाश करेगा? क्या कुछ राज़ीनामा नज़र आता है इन ममालिक की जानिब से आपको, जो ज़िम्मेदारान है इसके? देखिए बहुत मुश्किल होगा उनके लिए ऑल्टरनेट्स पर जाना, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बगैर जो है गुज़ारा होगा नहीं। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंट्रीब्यूशन में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है।
आई थिंक 0.5% के आसपास जो है वो नोट किया जाता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप है, तो वहाँ पर जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है और जिस तरह ग्रीन हाउस गैसेज़ का इमिशन होता है, जिसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं उससे मुतासिर होते हैं और फिर हमारे पास इस तरह के फिनोमेनाज़ आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और फिर अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे बिल्कुल सीरियसली जो है वो सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। ना सिर्फ़ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है, इनको इस पे एक्शन लेके सिर्फ़ कंपेंसेशन अदा कर देने से, फंड्स प्रोवाइड कर देने से ये मसला हल नहीं होगा। इसमें इस बात को जो है वो मेक श्योर करना चाहिए कि इस पे बहुत सख्ती से अमल होगा। क्योंकि हम माज़ी में भी अगर देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल भी था, हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी था और उसमें जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, इन्होंने साइन तो किया लेकिन क्या वो उस तरीके से उसको फ़ॉलो कर रहे हैं? और अब इस कॉप 27 में जो भी मामलात जो हैं वो तय पा रहे हैं, इस पर बहुत सख्ती से अमल करना होगा वरना अर्थ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और फिर यही होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाएँगे और एक बहुत बड़ा हमें जो है वो डिज़ास्टर देखने को मिलेगा, जिसकी एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज की शक्ल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को आगे आकर सबसे पहले फंड्स देने से पहले अपनी कंट्रीज़ में जो इस तरह की गैसेज़ का इमिशन हो रहा है और इस तरह की जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अल्टरनेट ऑप्शंस पर जाने की ज़रूरत है और ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ये इस अल्टरनेट्स पर जा भी सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को अपनी कंट्रीज़ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने नियर बाय कंट्रीज़ को भी जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ममालिक इस वक़्त इन आफ़तों में घिरे हुए हैं, इन परेशानियों का शिकार हैं, फ़ौरी तौर पर तो हम कोई हल नहीं देख सकते कि विदिन अ डेज़ इस मसले से निमट लिया जाए, क्योंकि ये तमाम तर हालात रोनुमा होते-होते भी एक वक़्त लगा है, एक अरसा लगा है, तो यकीनन सूरत हाल को नॉर्मलाइज़ होने में भी कुछ वक़्त दरकार होगा। लेकिन इस वक़्त में कि हम अगर चाहें हालात बेहतर हो जाएँ, सिचुएशन बेहतर हो जाए, क्या किया जा सकता है? ये ममालिक खुद अपने तौर पर क्या तरीक़ा-ए-कार अपना सकते हैं? किन पैटर्न्स पर चल सकते हैं? इन ममालिक के जो रिहायशी हैं, जो शहरी हैं, वो क्या तर्ज़ ज़िंदगी अपना सकते हैं कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में या आने वाली नस्लों को कम से कम इन सिचुएशंस को फ़ेस ना करना पड़े जो हालात वो फ़ेस कर रहे हैं? देखिए, अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप ये देखिए कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है और अब ये चलता रहेगा। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ चुके हैं, हमारे हर सेक्टर को मुतासिर कर चुके हैं। एक आम आदमी पाकिस्तान का इससे मुतासिर हो चुका है। तो अब हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि हम इसको फ़ौरन से ख़त्म कर सकें। ना हमारे पास इतने फंड्स हैं और अगर हमें फंड्स मिल भी जाएँगे तो ये इस बात की श्योरिटी नहीं है कि उन फंड्स को यूज़ करके हम फ़ौरन जो है वो क्लाइमेट चेंज जैसी मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की। गवर्नमेंट लेवल पर भी प्लानिंग नहीं हुई, मैनेजमेंट नहीं हुई और इंडिविजुअल लेवल पर भी अब तक हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं। माज़रत के साथ हम सिर्फ़ अभी तक बात कर रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। तो अब हमें अमली तौर पर हर शख़्स को, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख़्स को अपने इलाके में अवेयरनेस देनी होगी। आपके शो में मैंने शुरू में बताया था कि इसका हल जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो यूथ है, जो कि 60% से ज़्यादा पाकिस्तान की यूथ है, वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। हम सबको इसकी ज़िम्मेदारी जो है लेनी होगी, इंडिविजुअल लेवल पर लेनी होगी, अपने इलाके के लिए लेनी होगी, पूरे पाकिस्तान के लिए लेनी होगी और अपना लाइफ़स्टाइल, चाहे आपका ताल्लुक एनवायरनमेंट से हो या ना हो, हम इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। इसके लिए हमें इंडिविजुअल लेवल्स पर भी और प्रोविज़नल लेवल्स पर भी अवेयरनेस फैलानी होगी। स्कूल, कॉलेजेस, मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में आप बेशक कोर्स का हिस्सा इसको बना दें, लेकिन फिर उसकी अहमियत सिर्फ़ कोर्स की हद तक रह जाती है। तो हमें हर सतह पर इसकी अवेयरनेस देनी होगी और इसमें जो दूसरी ऑप्शन है यूथ के साथ, वो है मीडिया। मीडिया हर रोज़ इस पर एक प्रोग्राम करे, वीक में एक प्रोग्राम कर ले, जिसमें लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पर रिसर्चेज़ हो रही हैं, उनकी लोकल लैंग्वेजेज़ में इन प्रोग्राम्स को नशर किया जाए। तो इससे मैं समझता हूँ कि लोगों का लाइफ़स्टाइल तब्दील होगा। जब तक आप लोगों का लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करेंगे, लोगों को सेंस नहीं होगी, तो फिर हमारे पास ऐसे ही रैंकिंग आती रहेगी कि पाकिस्तान के शहर लाहौर और कराची और इस तरह के शहर टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहे हैं एयर पॉल्यूशन में, कभी हम वाटर पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। आज भी अगर आप वाटर क्वालिटी की बात करें तो वाटर क्वालिटी हमारे यहाँ पुअर है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डैम्स का जो हाल है वो हम सबके सामने है। लेकिन बहरहाल हम कब तक इन चीज़ों का सहारा लेकर अपने आप को भी धोखा देते रहेंगे? हमें अपने सर्वाइवल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज़, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ को हमें अडॉप्ट करना होगा।
सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ये है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके पास सोलर की ऑप्शन है, आपके पास विंड एनर्जी है। इन ऑप्शंस पे आप जाएँ। आज आप देखिए कि पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग जो है वो पीक पर जा चुकी है, क्योंकि हमने जितनी तेज़ी से उसको यूज़ किया, उतनी तेज़ी से हम उसको रिचार्ज नहीं कर सके। दैट इज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर जाना होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर मैनेज कर लेंगे, हमें अलग-अलग डस्टबिन्स रखने होंगे। एसी का इस्तेमाल हम करते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा। अगर आप एसी ऑन करके अपने कमरे में बैठ जाएँ, तो कमरा बहुत अच्छा चिल हो जाता है, बहुत अच्छी ठंडक हो जाती है। लेकिन अगर आप बाहर जाएँ और उसके आउटर को देखें, तो उसमें से कितनी ज़्यादा हीट वेव्स निकल रही होती हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि आपने अपने लिए तो एक कूल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, लेकिन उसकी वजह से आपके माहौल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। गाड़ियों का धुआँ जो है, इसके अलावा गाड़ियों के धुएँ के साथ-साथ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जब तक हम सब लोग मिलकर इसमें अपना अहम किरदार अदा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट भी जो है अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमें ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी होगी कि गवर्नमेंट फिर हमारे साथ मिलकर एक्शंस पर आए। अब इस वक़्त एक्शंस की ज़रूरत है। सिर्फ़ बात करने से ये मसले हल नहीं होंगे। ये मसले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें अवेयरनेस देने के लिए हमें टीम्स बनानी चाहिए। हर सतह पर हमें टीम्स की ज़रूरत है और मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है और मुझे इतना यकीन है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, वो पाकिस्तान को इस क्लाइमेट चेंज के फेज़ से निकालने की सलाहियत रखती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर हम बहुत जल्द काबू पा लेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हर चीज़ में टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम इतना बढ़ गया है, तो इसको कम होने में भी टाइम लगेगा। कम से कम 15 से 20 साल का टाइम हमें लगेगा और हमने अगर इसको ठीक कर लिया, तो हम आने वाली जनरेशंस को एक बहुत अच्छा गिफ्ट देकर जाएँगे और एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल उनके लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे छोड़कर जाएँगे, जिससे मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और हमने इनसे कुछ बातचीत की। पूरी दुनिया में तेज़ी से तब्दील होते हुए माहौल के हवाले से हमारे इर्द गिर्द की जो हालात हैं, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, उसमें जिस तेज़ी से तब्दीली रोनुमा हो रही है, जिस तरह से मौसमों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इस पर हमने कुछ गुफ्तगू की और इसके जो रीज़न्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, उसको परखने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए यकीनन COP27 का भी इनेकाद किया गया, लेकिन उसमें जो पेश की गई तजावीज़ हैं, उस पर फ़िलहाल उन ममालिक की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं ज़ाहिर किया गया है जो इन सिचुएशंस के ज़िम्मेदार करार दिए जा रहे हैं और आइंदा इन मुसीबतों को रोकने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस बारे में भी अब तक कोई राय सामने नहीं आ सकी है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।